कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो हरियाणा की जो रूटीन में जो करंट जीके की क्लास चल रही है, ये उसी का अगला भाग है। आइए करते हैं शुरुआत कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आरसी कुहाड़ जिनका नाम वर्तमान में शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है, किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? आरसी कुहाड़, रमेश चंद्र कुहाड़ जिनका नाम वर्तमान में शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है, किस विश्वविद्यालय से संबंधित रखते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, दूसरा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि हिसार में स्थित है, तीसरा LLRUVAS लाला लाजपत राय वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी हिसार में, और चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में। तो आरसी कुहाड़ यानी रमेश चंद्र कुहाड़ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में स्थित है, वहां के उपकुलपति हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और अभी इनको पुरस्कार भी दिया गया है। आरसी कुहाड़ के बारे में पहले भी पूछा गया है। तो क्या है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कहां पर स्थित है ये? महेंद्रगढ़ के जाटपाली गांव में। अगर हम यहाँ पर इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या पाते हैं कि आरसी कुहाड़ हैं जो महेंद्रगढ़ में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो इनको जो पुरस्कार दिया गया है या जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की जो सूची है उसमें इनका दूसरा स्थान है, तो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो यहां पर दिया हुआ है QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2020 में इनको दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली जो विश्वविद्यालय था, जो यूनिवर्सिटी थी, जिसका नाम था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया था? आरसी कुहाड़ का नाम दिया गया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आरसी कुहाड़ को किस क्षेत्र में काम करते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में। तो जो इनका जो साइंस का क्षेत्र है वो माइक्रोबायोलॉजी है। कौन सा क्षेत्र है इनका? माइक्रोबायोलॉजी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर आरसी कुहाड़ का 325वां नंबर आता है, अगर सिर्फ जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देखा जाए। और वैसे इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है? माइक्रोबायोलॉजी है। तो आरसी कुहाड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? माइक्रोबायोलॉजी से। जबकि भारत में अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैज्ञानिकों में इनका नंबर कौन सा आता है? इनका 14वां स्थान आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आरसी कुहाड़ का भारत में जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उनमें इनका कौन सा स्थान आता है? तो इनका कौन सा स्थान आता है? 14वां स्थान आता है। अगर मैं यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए थे, 4 विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया था। पहला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, दूसरा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार, तीसरा LLRUVAS हिसार, और चौथा दिया हुआ था केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। अगर मैं इनकी स्थापना का वर्णन करता हूं या हम इनकी स्थापना का जो अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं, पहला है दिया हुआ है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो हरियाणा का जो पहला जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 11 जनवरी 1957 को हुई थी। और इसके कुलपति कौन है वर्तमान में? कैलाश चंद्र शर्मा। एग्जाम में आया भी है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी या किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दूसरा इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है आपके कि जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वर्तमान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थित है, इसके उपकुलपति कौन है? तो इसके उपकुलपति कौन है? कैलाश चंद्र शर्मा। हमारा इससे अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि हिसार में स्थित है, की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे उनके नाम पे रखा गया है। कब हुई थी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना? 2 फरवरी 1970 को। और वर्तमान में जो इसके कुलपति हैं वो हैं चौधरी समर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है LLRUVAS लाला लाजपत राय वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी हिसार में है। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2010 को, और इसके वर्तमान में जो उपकुलपति हैं वो गुरुदयाल सिंह हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले लुआस किसका हिस्सा था? HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका भाग थी, और इसे 2010 में क्या बना दिया गया? अलग से यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। आगे हमारा जो लास्ट इसका पॉइंट है केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में, इसकी स्थापना हुई थी भी 2009 में, और वर्तमान में इसके जो कुलपति हैं वो आरसी कुहाड़ जिनको अभी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक खेती के लिए हरियाणा का कौन सा संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है?
ऑर्गेनिक खेती का मतलब क्या है भाई? ऑर्गेनिक खेती का मतलब ये है कि जो रासायनिक जो खाद और बीज का जो हम प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग न करके बिल्कुल यानी जैविक खेती की जाए, उसको बोला जाएगा ऑर्गेनिक खेती। तो इसके द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण संस्थान है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? तो इसमें NHRDF है, ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। NHRDF क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। NHRDF का मतलब क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, यानी राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। जैसे हमने 2 दिन पहले वीडियो में क्वेश्चन को देखा था कि सलारू गांव का जिक्र आया था, और सलारू गांव का मैंने आपको बताया था कि करनाल में, तो यह संस्थान का है, ये उसी संस्थान का जिक्र है। यह संस्थान करनाल के सलारू गांव में स्थित है, जहां पर देश भर में से रासायनिक खाद व दवाई से मुक्त सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी वहां पर सब्जियां और जो फलों की जो खेती की जा रही है वो ऑर्गेनिक की जा रही है, ताकि वहां पर उन सब्जियों में रासायनिक खाद व दवाइयों का प्रयोग ना किया जाए। अब इसी का ही अगला भाग है, हम देखते हैं कि इस क्षेत्र के माध्यम से क्या किया गया था कि 5 लाख किचन गार्डन। किचन गार्डन का मतलब होता है एक छोटे स्तर पे किट तैयार की गई थी, और वो किसको भेजी गई थी? उड़ीसा सरकार को भेजी गई थी। यानी छोटे पौधे, छोटे जो गमले बनाए गए थे उनमें से ये फल और सब्जियों के लिए तैयार किया गया था, और उड़ीसा सरकार को हमने 5 लाख किट भेजी थी, जिसका नाम क्या था? किचन गार्डन किट का नाम दिया गया था भाई। और इसके अलावा 5000 से अधिक हमने यही किट कहां पर भेजी थी? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश का जिला है, वहां पर ये भेजी गई थी। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि जो ऑर्गेनिक खेती है उसको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जो हमारे शरीर के अंदर जैसे हम रासायनिक कीट खाद बीज का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो दिन प्रतिदिन जो बीमारियां बढ़ती जा रही है, अब उन बीमारियां अगर हम जैविक खेती का प्रयोग करेंगे तो इन बीमारियों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अगर रासायनिक कीट और खाद का प्रयोग किया जाएगा तो इससे दिन प्रतिदिन हमारा शरीर क्षीण होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। इसमें आगे क्या बताया गया है? NHRDF के द्वारा तैयार की गई जो 25 प्रकार की ऑर्गेनिक सब्जियों के बीज वर्तमान में उपलब्ध हैं। अगर इसका जो प्रति किट है उसका खर्चा कितना है? उसको 125 रुपए की फीस निर्धारित की गई है, यानी 125 रुपए में आप एक प्रकार की सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने उद्योगों में हरियाणवियों को नौकरी देने के लिए, जैसा कि वर्तमान में मनोहर सरकार कह रही है कि हरियाणा में स्थापित उद्योगों के लिए हम हरियाणा के निवासियों को 75% किस ग्रुप में? C व D ग्रुप के लिए जो नौकरियों की जो संख्या है उनको 75% आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे। तो उसी के आधार पे अगर कोई उद्योग हरियाणवियों को नौकरी देता है तो उसको कितने हजार रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है? ये कितने हजार रुपए की राशि सरकार देगी उस उद्योग को, ताकि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं या जो उद्योग जो काम कर रहे हैं हरियाणा के कर्मचारी, उनको रोजगार मिल जाएगा, और उद्योगों को क्या होगा? उद्योगों को एक निश्चित राशि मिल जाएगी। तो ये निश्चित राशि कितनी है? 48,000 रुपए। देखिए, हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भी, वर्तमान में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री हैं। इनके पास है ये मंत्रालय दिया हुआ है। क्या कहा इन्होंने कहा कि उद्योग हरियाणा में जो उद्योग हरियाणा के व्यक्तियों को रोजगार देंगे उनके लिए 48,000 रुपए की सब्सिडी प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष दी जाएगी। यानी हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष तक, कितने वर्ष तक है यह जो सब्सिडी है? सिर्फ 7 वर्षों तक ही मान्य होगी। यानी 7 वर्षों तक प्रति कर्मचारी 48,000 रुपए दिए जाएंगे, प्रति वर्ष दिए जाएंगे उद्योग को। और दूसरा, इसमें कुछ एक और भी सरकार ने सब्सिडी का प्रोविजन किया है। सरकार ने कुछ एक सुझाव दिए हैं, और साथ में कुछ एक जो योजनाएं हैं वो स्टार्ट की है। जैसे हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन जो पॉलिसी 2020 थी, इसके तहत क्या है? 20 साल तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। यानी हरियाणा सरकार की जो उद्योग नीति थी उस नीति का क्या नाम है? हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020। इसके तहत क्या है कि आगामी जो 20 वर्ष है उस तक बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। पहले ये जो स्कीम थी ये 10 वर्ष तक थी, अब 10 वर्ष से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है? 20 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखिए, अगर औद्योगिक विकास में हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा का भारत में 16वां स्थान है। जैसे हम कहते हैं भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस के मामले में, बिजनेस सरलता के मामले में अगर
भारत में अगर हरियाणा का स्थान देखा जाए तो 16वां स्थान है और आंध्र प्रदेश इस मामले में पहला स्थान है। ऐसे बताया जा रहा है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उससे पहले हरियाणा पहले स्थान पर था बताया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में जो हरियाणा का उद्योग नीति के मामले में कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है। और जो पहला स्थान है वो आंध्र प्रदेश राज्य का है। ये जो 16वां स्थान है ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिलाकर है भाई। टोटल है जो 28 राज्य हैं प्लस में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको मिलाकर के है 36 में से कौन सा है, 16वां स्थान है। अब यहां पर एक दो और भी दिए हुए हैं पार्ट से, जैसे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम जीएसटी बोलते हैं में अधिकतम 10 वर्ष के लिए 100% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देकर निवेशकों को विशेष लाभ देने की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है। क्या कर रही है सरकार है भाई, जो जीएसटी की जो एवज है या जो जीएसटी का जो प्रोविजन है इसमें क्या है कि 10 वर्ष के लिए, आगामी 10 वर्ष के लिए उनको 100% इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देकर निवेशकों को क्या किया जा रहा है, उनको लाभ देने की कोशिश की जा रही है। अगला, पराली व अन्य फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के लिए लगाए जाने वाले उद्योगों के लिए भी विशेष छूट देने की योजना कर रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पराली के कारण वर्तमान में जो हमारा जो एयर इंडेक्स है, वायु जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि किसानों से अपील की है कि वो पराली ना जलाएं। और दूसरा साथ में क्या बताया है कि अगर कोई पराली या अन्य फसलों के अवशेषों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करता है तो उसको, कोई उद्योग इस प्रकार से कोई प्रोसेसिंग करता है तो उसको विशेष छूट दी जाएगी। HEEP का प्रारूप फाइनल कर लिया गया है जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। यह भी वर्तमान सरकार की स्कीम है। अब जैसे हमने दुष्यंत चौटाला जी का नाम लिया तो दुष्यंत चौटाला जी जो JJP जननायक जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है यानी कहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इन्होंने उचाना कला से इलेक्शन लड़ा था, यानी उचाना कला के विधायक है। वर्तमान में मनोहर लाल सरकार में यानी जो साझा सरकार है इसमें इनके पास मुख्यतः कौन से विभाग है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए भी हैं और आ भी सकते हैं, यानी जो दुष्यंत चौटाला की जो डिपार्टमेंट है एग्जाम में HSSC के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो यहां हमें दुष्यंत चौटाला के जो विभाग है उनका हम आंकलन करते हैं। पहला है हमारा विभाग कौन सा है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दुष्यंत चौटाला के पास है। दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट है, आबकारी एवं कराधान यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ये भी दुष्यंत चौटाला के पास है। इसके बाद है चकबंदी, कंसोलिडेशन, इसके बाद में फिर आता है पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, और फिर आता है लोक निर्माण यानी भवन और सड़कें, पब्लिक वर्क्स, B&R बोला जाता है जिसको। फिर इसके बाद में आता है नागरिक उड्डयन विभाग यानी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। इसके अलावा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जिसकी क्या बोलते हैं, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, श्रम एवं रोजगार, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। आगे है विकास एवं पंचायत, डेवलपमेंट एंड पंचायत, और इसके बाद में आता है उद्योग एवं वाणिज्य, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। ये कुछ एक जो डिपार्टमेंट है दुष्यंत चौटाला जी के पास है। यहां से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आसानी से आ सकता है कि निम्नलिखित विभागों में ऐसा कौन सा विभाग है जो दुष्यंत चौटाला के पास है या कोई और दिया हुआ मिलेगा और ये पूछ लिया जाएगा कि इन विभागों में से ऐसा कौन सा विभाग है जो दुष्यंत चौटाला जी के पास नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, यानी जो स्वच्छ पानी जो उपलब्ध कराने में है इसका हरियाणा में भारत में कौन सा स्थान है। ये जल जीवन मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और ये किसने लागू किया था, इसका प्रोसेसिंग देखते हैं। तो जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा का भारत में 4था स्थान है। देखिए जल जीवन मिशन में भारत में 15 अगस्त 2019 को यानी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में इसकी शुरुआत की थी, जल जीवन मिशन। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका मुख्य उद्देश्य था सभी घरों को 2024 तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। यानी आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं वर्तमान में भारत में जहां पर क्या है, जहां पर स्वच्छ पानी भी यानी पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाता, तो इसके लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। तो हमारे जो जल शक्ति मंत्री है वर्तमान में कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया कि हरियाणा के हर एक गांव में पानी की सुविधा पहुंचा दी। अगर बिजली का जिक्र करें तो 1970 में बंसीलाल की सरकार में बिजली भी पहुंचा दी थी। लेकिन जो ढाणी है,
ढाणियों तक क्या है कि जो पीने की जो स्वच्छ पानी है, नल के द्वारा जल, वो अभी तक नहीं पहुंचाया गया। तो इसके लिए क्या किया गया, तो हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत ढाणियों में भी पेयजल है जो उपलब्ध कराने के लिए जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आग्रह किया कि 20 घरों व 100 लोगों की आबादी पर भी छूट प्रदान करें। यानी ढाणियों की संख्या में अगर 20 से ज्यादा ढाणियां हैं या 20 से ज्यादा लोग एक समूह में रह रहे हैं तो वहां तो पानी पहले पहुंच रहा है। अगर मान लीजिए वहां पर टोटली 20 घर है और आबादी 100 की है तो आज तक वहां पर पानी नहीं पहुंच पाया है। इसलिए हरियाणा सरकार ने अपील की थी जल शक्ति मंत्री से कि कुछ इस प्रकार से प्रोविजन किया जाए ताकि हमें 20 घरों की आबादी और टोटल 100 लोग जहां पर रह रहे हैं वहां पर भी इस पानी की सुविधा को हम मुहैया करा सकें। तो इसके लिए क्या किया गया है, देखिए यहां पर वर्तमान में हरियाणा में जल जीवन मिशन के तहत भारत में चौथा स्थान है और वर्तमान में हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक 2721 गांवों को स्वच्छ पानी श्रेणी 1 के लिए तथा श्रेणी 2 के लिए 30 सितंबर 2021 तक 2500 पंचायतों और वह 31 दिसंबर 2022 तक 957 पंचायतों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाई हम 2020 तक 2700 यानी इस साल के लास्ट तक 2721 पंचायतों को, दूसरा 30 सितंबर 2021 तक यानी अगले वर्ष तक कितने 2500 पंचायतों को और अगले वर्ष के लास्ट तक यानी 31 दिसंबर 2022 तक 900 पंचायतों तक जल जो साफ जल है वो पहुंचा दिया जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हर जगह पानी है, लेकिन इनका कहने का भाव अर्थ यह है कि पंचायतें और उन पंचायतों से जो रिलेटेड जो ढाणियां हैं उनका जिक्र किया गया है। और जल जीवन मिशन के तहत पूरे भारत के अंदर 2024 तक पूरे भारत के अंदर स्वच्छ पानी पहुंचाने का सरकार का संकल्प है। अगर मैं यहां पर जिक्र करूं कि हरियाणा सरकार के 12,953 स्कूल हैं जिनमें से 12,918 ये ऐसे स्कूल हैं जहां पर नल से जल यानी नल के माध्यम से जल की व्यवस्था की गई है। बाकी जितने स्कूल रहते हैं उनमें अभी तक जल नहीं पहुंच पाया है। और दूसरा अगर आंगनबाड़ी केंद्रों का जिक्र करें जैसे कि 25,962 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनमें से 20,800 ऐसे केंद्र हैं जहां पर जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यानी 25,900 में से 20,800 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर जल पहुंचाया गया है। यानी बाकी जो आंगनबाड़ी केंद्र रहते हैं और बाकी जो हमारे स्कूल रहते हैं अभी तक वहां पर जल नहीं पहुंचाया गया है। आगे देखिए, यहां पर एक नंबर का आसान सा क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने जल शक्ति मिशन का जिक्र किया, भाई 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर हरियाणा का जिक्र करूं कि वर्तमान में हरियाणा में जो इरिगेशन या जो सिंचाई की जो व्यवस्था है वो किस मंत्री के पास है। अगर मंत्री कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन वास्तव में अगर किसी के पास है तो वो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के पास है। तो ये तो था सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। दूसरा अगर हम इसका जिक्र करते हैं कि इनके पास और कौन कौन से विभाग हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है कौन कौन से विभाग हैं, तो यहां सबसे पहले आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का मैंने आपको बताया था कि वित्त मंत्रालय वो डिपार्टमेंट जो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा, सिर्फ किसके पास रहा है, मनोहर लाल खट्टर के पास है, पहली बार वित्त मंत्रालय रहा है। इसके अलावा दूसरा है सिंचाई एवं जल संसाधन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। फिर आता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट्स, ये दूसरा मंत्रालय है। इसके आगे सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेजेस, ये डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। आगे आता है इसके बाद में न्यायिक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। आगे है सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। आगे आता है आवास जिसे हाउसिंग कहते हैं, योजना यानी प्लानिंग, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, स्वतंत्र प्रभार है। इसके अलावा है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। और वो सारे विभाग जो अन्य किसी भी मंत्री के पास नहीं है, वो सारे के सारे विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है। यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सिंचाई विभाग है और जल संसाधन, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय किसके पास है, या दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनसंपर्क और भाषा, ये डिपार्टमेंट किसके पास है।
तो हमें यहां इन सभी का याद रखना होगा कि वित्त मंत्रालय किसके पास है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। सिंचाई किसके पास है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। आज हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पढ़ा, इसके अलावा हमने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पढ़ा, जिनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कोरोना से जंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा ने कौन सा अवार्ड जीता। यहां पर 3 अवार्ड्स दिए गए हैं कि इनमें से हरियाणा ने कौन सा अवार्ड जीता, यह हरियाणा के लिए कौन सा विशेष था। पहला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, दूसरा है कोरोना वॉरियर्स अवार्ड और तीसरा है कायाकल्प अवार्ड। ये 3 अवार्ड है भाई। लेकिन कोरोना के जंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कोरोना का वर्तमान नाम क्या है, कोविड-19 इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि वर्ष 2019 में आया था वायरस। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कोरोना की जो बीमारी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि अक्टूबर माह में इसमें काफी सुधार आया है। जो हेल्थ रेटिंग है, यानी जो स्वास्थ्य के मामले में जो हरियाणा था और भारत है वो 92% तक पहुंच गया है। यानी टोटल जितने भी आज तक कोरोना पीड़ित हुए उनमें से 92% लोग ठीक हो गए हैं। तो ये जो प्रदर्शन किया था, यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन किसके लिए, कोरोना की जंग से लड़ने के लिए, तो इसमें हरियाणा को कौन सा अवार्ड मिला था, तो ये मिला था स्कॉच गोल्ड अवार्ड। आइए देखते हैं, कोरोना से जंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा अवार्ड जीता है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। क्या है भी ये अवार्ड, स्वास्थ्य विभाग ने पुरस्कारों के लिए कोविड-19 स्टेटस में हरियाणा को शीर्षक नाम से एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया था स्वास्थ्य विभाग ने, और पैनलिस्टों द्वारा इस प्रोजेक्ट को सर्वश्रेष्ठ कोविड-19 मॉड्यूल के रूप में चुना था। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्या कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने पुरस्कारों के लिए कोविड-19 स्टेटस इन हरियाणा शीर्षक नाम से एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भी किस नाम से एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया था, तो कोविड-19 स्टेटस के नाम से एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया था। इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ कोविड-19 जो मॉड्यूल के रूप में, यानी हरियाणा ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये दिया हुआ है। आगे देखिए, यह अवार्ड स्कॉच ग्रुप के द्वारा 67वें स्कॉच पुरस्कार में हरियाणा को प्रदान किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई, स्कॉच गोल्ड अवार्ड हरियाणा को कौन से संस्करण में, यानी 67वें संस्करण में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, जो स्कॉच ग्रुप है इसके द्वारा दिया गया था। यहां पर पुरस्कारों से रिलेटेड हमारे 1-2 क्वेश्चन और हैं। जैसे देखिए, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अग्रवा धाम में बने सबसे बड़े कोविड सेंटर, हरियाणा का सबसे बड़ा कोविड सेंटर अग्रवा धाम में बनाया गया था। तो इसके जो नोडल अधिकारी थे वह पीएचसी अग्रवा के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर संजीव सामरिया को कोरोना वॉरियर अवार्ड दिया गया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कोरोना वॉरियर अवार्ड किसे दिया गया, तो ये किसे दिया गया था, डॉक्टर संजीव सामरिया को। और इनका संबंध कहां से, अग्रवा पीएचसी से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पीएचसी क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसके अलावा डॉक्टर संजीव सामरिया को एक पुरस्कार और भी दिया गया था, यानी जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसकी साफ सफाई, हर्बल पार्क निर्माण और पार्किंग आदि को पूरा ध्यान में रखा, जिसके लिए, यानी यहां पर जो अग्रवा में जो पीएचसी है उसकी साफ सफाई के लिए, हर्बल पार्क का निर्माण और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी वहां पर अच्छी साफ सफाई के लिए, तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने इन्हें पीएचसी कायाकल्प अवार्ड दिया गया था, जिसके तहत इनको क्या मिला था, 50,000 रुपए की नगद राशि से सम्मानित किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कायाकल्प अवार्ड किसे दिया गया, किसे दिया गया, डॉक्टर संजीव सामरिया को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, अनिल विजय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, इनके द्वारा दिया गया। अगला जो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ इस प्रकार से आ सकता है, इसके तहत कितनी राशि दी गई थी, 50,000 रुपए राशि दी गई थी। अगला, कोरोना काल में शहीद हुए चिकित्सकों को सरकार ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये कोरोना काल में जो डॉक्टर शहीद हुए थे उनके लिए भी, तो टोटल 11 डॉक्टर अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें से अभी तक 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम की टिप्पणी की गई है ताकि उनको पुरस्कार दिया जा सके, यानी 50 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की जा सके। अब देखिए, हम अनिल विज जिनके पास है स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनके पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो अनिल विजय विधायक कहां से है, अंबाला कैंट से। अंबाला कैंट से अलग विधानसभा सीट है और अंबाला प्रॉपर अंबाला से अलग विधानसभा सीट है। याद रख लेना, वे दोनों से 2 विधायक चुने जाते हैं, अंबाला से अलग और अंबाला कैंट से। अगर मैं यहां पर अंबाला कैंट का जिक्र करता हूं, अंबाला कैंट से, तो अनिल विज हैं
अंबाला कैंट के विधायक है। इनके पास कौन कौन सी डिपार्टमेंट है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है। दूसरा है शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज। तीसरा सभासद है। इसके बाद में चिकित्सा शिक्षा एवं शोध, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके बाद में आता है आयुष, और फिर आता है तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन, और लास्ट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी। ये अनिल विज के पास है, महत्वपूर्ण विभाग है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अंबाला कैंट इनके पास विभाग है, गृह मंत्रालय है, दूसरा है शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा है सभासद है, चिकित्सा शिक्षा एवं शोध, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? यानी ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी भाग लेता है सरकार अब उसको कितनी राशि प्रदान करेगी? तो पहले क्या था, पहले ये राशि प्रदान नहीं की जाती थी भी। इसके अलावा क्या था कि जिस खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीता है तो उसके लिए सरकार ने राशि निर्धारित की थी। लेकिन वर्तमान में क्या किया है सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, भाई ओलंपिक में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं उनके लिए 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, चाहे वो भाग ले उसके बाद में चाहे मैच जीते या हारे, लेकिन हरियाणा सरकार उसको 15 लाख रुपए की राशि देती है। अगर मैं यहां पर ओलंपिक का जिक्र करता हूं तो ओलंपिक में जैसे स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, 3 प्रकार के पदक हैं। और चौथा क्या है, प्रतिभागी खिलाड़ी यानी जिसने ओलंपिक में भाग लिया है। पहले जो राशि दी जाती थी हम इसका आंकलन नहीं करेंगे। वर्तमान में हरियाणा सरकार इसको कितने रुपए की राशि देती है? वर्तमान में अगर किसी खिलाड़ी ने ओलंपिक में, हरियाणा सरकार देती है राशि 6 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक के लिए, रजत के लिए 4 करोड़ और कांस्य के लिए 2.5 यानी 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करती है। और कोई खिलाड़ी अगर प्रतिभागी है यानी उसने खेल में भाग लिया है तो कितने रुपए की राशि? 15 लाख रुपए की राशि। यहां पर कुछ एक खेल और हैं जिनका हम आंकलन करेंगे, जैसे कि एशियाई खेल है। एशियाई खेलों में अगर स्वर्ण पदक विजेता है तो इसको कितनी राशि दी जाएगी? 3 करोड़ रुपए की दी जाएगी। हाँ, कुछ बच्चे HSSC में अगर कांस्टेबल की या पटवारी की या ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं तो वो सिर्फ ये राशि याद करेंगे। अगर कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी SI हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आवश्यकता है कि ये जो पहले की राशि है ये भी याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, जो कितने से बढ़ाकर की गई है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि एशियाई खेलों में जिन खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि मिलती है वो पहले कितनी राशि, उन्हें पहले कितनी राशि दी जाती थी? तो हरियाणा सरकार के द्वारा पहले 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। यानी जो SI की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए एक क्वेश्चन आ सकते हैं भी। बाकी जो कांस्टेबल वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसानी से वर्तमान की जो राशि है वो हम याद रख सकते हैं। अगला है रजत पदक विजेता। एशियाई खेलों में अगर किसी खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है तो वो 1.5 करोड़ रुपए का 1.5 करोड़ रुपए उसे सम्मानित राशि मिलेगी। और कांस्य पदक विजेता है तो उसको 75 लाख रुपए। और अगर प्रतिभागी खिलाड़ी है यानी उसने सिर्फ खेल में हिस्सा लिया है, चाहे वो जीते या हारे, उसको 7.5 यानी 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हम इसमें कुछ एक खेलों का और भी अध्ययन करेंगे। जैसे राष्ट्रमंडल खेलों का अगर मैं जिक्र करूं तो स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 यानी 1.5 करोड़ रुपए की राशि, रजत पदक के लिए 75 लाख रुपए और कांस्य के लिए 50 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने एशियाई खेलों का जिक्र किया तो एशियाई खेल 1951 में स्टार्ट हुई थी। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में, और इसमें सिर्फ एशिया के देश ही भाग लेते हैं। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई जिसमें एशिया के देश के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। अब यहां पर मैं राष्ट्रमंडल खेलों का जिक्र करता हूं तो राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ वही देश भाग लेते हैं जो अंग्रेजों के अधीन रहे थे। लेकिन मोजाम्बिक एक ऐसा देश है जो अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्य है। तो ये याद रखने की आवश्यकता है भी, राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश शामिल होते हैं? तो राष्ट्रमंडल खेलों में वो देश शामिल होते हैं जो अंग्रेजों के अधीन रहे। इसमें से मोजाम्बिक एक ऐसा देश है, मोजाम्बिक, जो राष्ट्रमंडल खेलों का क्या रहा था? सदस्य है, लेकिन अंग्रेजों के कभी अधीन नहीं हुआ। तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ये वर्तमान में राशि दी जाती है। आगे है राष्ट्रीय खेलों के लिए, यानी जो देश के अंदर जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उनमें स्वर्ण पदक विजेता को कितने? 5 लाख रुपए, रजत के लिए 3 लाख रुपए और कांस्य के लिए 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होगी तो ये प्रतियोगिताएं, इनके लिए राशि कम प्रदान की जाएगी। स्वर्ण पदक के लिए 3 लाख रुपए, रजत के लिए 2 और कांस्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
अगर राष्ट्रीय स्तर पे केसरी दंगल हो तो इसमें प्रथम पुरस्कार है वो 51,000, द्वितीय 31 और तृतीय 21,000 रुपए की राशि। ये कुछ एक पुरस्कार थे जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। हो सकता है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अन्यथा आपको ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगर वर्तमान में हरियाणा के मैं खेल मंत्री का जिक्र करूं तो वर्तमान में हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? सरदार संदीप सिंह। और इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? पेहोवा, कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र में पेवा विधानसभा सीट से लड़े हैं। और दूसरा यहां पे आता है कि कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट है या नहीं है, तो कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा सीट है नहीं है, जबकि थानेसर के नाम से विधानसभा सीट है। यहां पर देखिए कि सरदार संदीप सिंह के पास कौन कौन से विभाग हैं, तो इनके पास है खेल एवं युवा मामले, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, और दूसरा है प्रकाशन एवं मुद्रण यानी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एक आसान सा क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि वर्तमान में जो हमारे खेल मंत्री हैं सरदार संदीप सिंह, ये क्या कह रहे हैं कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में 6,841 यानी लगभग सारे के सारे गांव में हम व्यायामशाला बनाएंगे। तो एग्जाम में आ सकता है भी इस प्रकार से कि वर्तमान में हरियाणा सरकार कितने गांव के लिए व्यायामशाला का निर्माण कर रही है या निर्माण करने की घोषणा कर रही है, तो ये पूरे हरियाणा में प्रत्येक गांव में इसकी घोषणा कर रही है। तो आज हमने किस चीज का अध्ययन किया? आज हमने अध्ययन किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सारे विभागों का, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का, उसके बाद में गृह मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का, और उसके बाद में हमने अध्ययन किया था खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।